Hello everyone, welcome to iQuanta. Today I'll be talking about CAT 2025 Slot 2 Quant questions. So let's start with the first question. The question says in a triangle ABC, points D and E are on the sides BC and AC respectively. BE and AD intersect. So BE and AD intersect at point T such that AD is to AT is 4:3. So देखो AD अगर 4 है तो AT 3 होने वाली है. So I can say that, just a second, I can say that कि अगर ये 3 है तो ये 1 होगी because total AD is 4 and AT is 3, right? Next is, इसको इस तरह से लिख देते हैं 3 1. Next, BE and BT is 5:4. So BE अगर 5 है तो BT 4 होने वाली है. So this is 4, this is 1. Now, point F lies on AC. So F is somewhere here, let's say, and such that DF is parallel to BE. So this is parallel to BE. ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें देखते हैं. हमें निकालना है BD is to CD. So there is a concept called mass point geometry, which we have covered in classes also. So उसी पे बेस ये क्वेश्चन कैट ने पूछा है. So उसको समझते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मास पॉइंट ज्योमेट्री. बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. देखिए करेंगे कैसे इसको. सो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है. सो वेट की तरह यूज किया जा रहा होता है. ये 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा. अब 1 + 3, दिस इज 4. But the problem is, if I take this 1 + 3 as 4 and this is 4, this is 1, 4 + 1 as 5. इसके अकॉर्डिंग 4 + 1 5 है, इसके अकॉर्डिंग 3 + 1 ये 4 है. तो 4 और 5 को मुझे सेम करना होगा. फॉर दैट व्हाट आई एम डूइंग, 4 और 5 का एक कॉमन मल्टीपल 20 ले लेते हैं. जैसे 20 लिया मैंने यहां पे तो आप देख पाएंगे कि, एक सेकेंड दीजिएगा. ओके, सो अब यहां पे क्या करने वाला हूं मैं. हाँ, सो इसको 20 बना रहे हैं तो ये जो वाला पार्ट है बीच में ये हो जाता है 20. और जैसे ये 20 हुआ है वो कैसे हुआ है, मुझे ये वाला जो पार्ट था दैट इज BE, ये वाला जो सेंटर तो वो 5 दे रहा था. तो मैंने उस 5 में किसका मल्टीप्लाई किया, 4 का. तो 4 का मल्टीप्लाई यहां भी करना होगा. सो दिस विल बी 16 एंड दिस विल बी 4. सिमिलरली इससे मुझे 20 मिला है बट ये देता था 4, तो किसका मल्टीप्लाई किया होगा, 5 का. सो ये 3 × 5 15 और ये 5. ठीक है, अब ये 15 मतलब ये वाला पॉइंट 15, ये 5 है तो ये वाला पॉइंट 5. ठीक है, नेक्स्ट ये 4 है तो यहां पे 4 होगा और ये अगर 16 है तो यहां पे 16 होगा. ठीक है, तो मास पॉइंट ज्योमेट्री जिसको आइडिया है वो इजीली रिलेट कर सकता है. अब देखिए आप, अगर ये 4 है ये 15 है तो आप वैसे यहां से भी चेक कर सकते हो कि ये 4 है तो ये 11 होना चाहिए था, तो 11 4 तभी 15 आता. और आप क्रॉस चेक इस लाइन से भी कर सकते हो कि C11 है, A5 है तो देखो E पे 16 मिल रहा है, राइट. क्रॉस चेक भी हो पा रहा है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट BD एंड CD. सो इफ दिस इज 4 दैट मीन्स दिस लेंथ इज 4 and if this is 11, this length is 11. So that's why the answer is 11:4. तो यहां पे बेसिकली क्या होता है कि इसको इस तरह से समझ लीजिए आप कि अगर AB और BC का रेशियो 2:3 है तो ये जो 3 वाला पॉइंट है इसको यहां रख देते हैं, ये 2 वाला पॉइंट इसको यहां रख देते हैं और B वाला पॉइंट हो जाता है इन दोनों का सम. सो 2 + 3 5. तो इसको एक वेइंग मशीन की तरह समझो कि यहां पे 2 kg है, यहां पे 3 kg है, तो 2 kg यहां रख दिया, 3 kg यहां रख दिया और बीच में आ गया 5 kg. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कैट ने पूछा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वाज डिवाइडेड अमंग टीनू, मीना, रीनू एंड सीमा. तो दोज हु हैव सीन माय क्लासेस
they have understood to how to solve such type of question. First step is to assume some value. Why are we doing that? Because you can see there is no definite data is given to us, so we can assume some value, and this will make our question little bit easy. So let's start taking total money as 100. So if I take total money as 100, Pinu received, so P received 20%, that means 20. Next, and Meena received 40% of the remaining, so remaining money is 80. So 40% of that, $32, right? And Seema received 20% less than Pinu. So Pinu is getting 20, so 20% less means 4, 4 less matlab 16. So ratio of amounts received by Pinu and Reenu. अब देखिए रीनू के पास क्या बचा, टोटल 100 रुपीज थे, 32 plus 16 is 48 plus 20 is 68. So we can say remaining amount रीनू को मिला which is 32, right? Next हमें निकालना है पीनू एंड रीनू, इन दोनों का रेशियो. सो रेशियो विल बी 5:8. सो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन था, विद इन 1 मिनट आसानी से सॉल्व हो जाता. तो अभी तक ये वाला क्वेश्चन सबसे इजी लगा है मुझे. फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट था, बट जिसे मास पॉइंट ज्योमेट्री पता था उसके लिए वो क्वेश्चन डूएबल था. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन. So third is of domain and is of composite function. Same चीज हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं. How to find out the domain? Domain is basically to look at the values of x, कि x की क्या क्या possible values हो सकती हैं. And composite functions में क्या करते हैं, functions को merge करते हैं. ठीक है, चलिए साथ में देख लेते हैं इसको. So आपको निकालना है f of gx. gx is this. And g of fx, right? Now you can see ये fx है, fx ये है, तो जहां पे x होगा वहां पे exactly इसको रिप्लेस करेंगे. करिए. So x upon x minus 1 upon 2 into x upon x minus 1 minus 1. Similarly ये gx है, gx ये है, तो जहां पे x होगा वहां पे ये पुट करेंगे. x upon 2x minus 1, x upon 2x minus 1. थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना है, चांसेस आर वेरी हाई कि इसमें गलतियां हो सकती हैं आपसे. चलिए एलसीएम लोगे तो देखो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई कैन से x upon 2x minus x plus 1. ये वाला इससे कैंसिल आउट होगा, तो x upon x minus 2x plus 1. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो x अपॉन दिस इज x plus 1, दिस इज minus x plus 1. So somehow I can say from the denominator कि ये 1 plus x and 1 minus x लिख सकते हैं इसको, right? तो x अपॉन 1 plus x, x अपॉन 1 minus x. चलिए एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाता है 1 minus x स्क्वायर. ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये कैंसिल आउट, सो वी आर गेटिंग दिस. ठीक है, अब ये मेरा है इसकी वैल्यू, मुझे निकालना है इसका डोमेन. डोमेन मतलब x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं. सो x अगर आप नोटिस करेंगे जो डिनोमिनेटर है वो एक ऐसी वैल्यू रखनी है हमें कि डिनोमिनेटर 0 ना हो. तो अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो किस वैल्यू पे होगा ये देख लीजिए. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x is equal to plus minus 1. So when I put x as 1 or minus 1, my denominator will become 0, which is not possible. So I can say कि जो डोमेन होगा वो रियल नंबर एक्सेप्ट 1 और -1 होगा. तो देखो 1 और -1 इसी ऑप्शन में दिख रहे हैं, सो आंसर इज डी. बट यहां पे 1/2 भी आपको दिखाई दे रहा है, तो 1/2 अगर आता है तो वो क्यों आ रहा है वो भी देख लेते हैं. देखिएगा ये फंक्शन आपको दिख रहा है, सो 2x - 1 कैन नॉट बी 0. So that means 2x is equal to 1, x is equal to
1/2 नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई डी इज द राइट आंसर। 1 और -1 तो आपको यहां से मिल गए थे जो पॉसिबल नहीं हो सकते, और हाफ यहां से मिल गया था, राइट। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, यही लिख देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट कैटेगरी का था, बट जिनको कॉम्पोजिट और डोमेन का आइडिया है वो उसको आसानी से कर सकते थे। इजी टू मॉडरेट मैं उस क्वेश्चन को रेट करूंगा। फोर्थ को देखते हैं। ये एक इक्वेशन है, इसका एक कॉमन रूट है एंड सम ऑफ द अदर रूट्स ऑफ दीज टू इक्वेशंस, ठीक है। सो लेट्स से एक रूट जो कॉमन है वो अल्फा है एंड अनदर रूट इज बीटा। यहां पे अल्फा, यहां पे गामा, राइट। सो कैन आई से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/3। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बताया है कि जहां पे कुछ समझ में ना आए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई क्वेश्चन है तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दो। 99% क्वेश्चन में वही यूज होगा, वही मैं कर रहा हूं। तो सम ऑफ रूट इज अल्फा प्लस बीटा इज 5/3। यहां से आई कैन से बीटा इज इक्वल टू 5/3 माइनस अल्फा, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ अदर रूट। मैंने बीटा क्यों निकाला? बिकॉज पूछा है सम ऑफ अदर रूट्स। नेक्स्ट अल्फा प्लस गामा, दिस इज 1 माइनस बी बाई ए के अकॉर्डिंग 1 आ जाता है। सो गामा विल बी 1 माइनस अल्फा। अब मुझे इन दोनों का सम करना है, तो सम करके कितना आ रहा है? बीटा प्लस गामा निकालना है ना मुझे। सो 8/3 माइनस 2 अल्फा, ये मेरा आंसर होना चाहिए। सो 8/3 मुझे डेफिनेटली इस ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। तो अभी मैं कोई श्योरिटी से आंसर नहीं बता सकता, ऑल्दो शायद कोई अल्फा की कोई और वैल्यू आ जाए जिससे 2/3 बन जाए, तो मुझे अल्फा निकालना होगा। अब अल्फा कैसे निकालें? देखो सम यूज किया है मैंने, अभी तक प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। चलिए प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। सो अल्फा बीटा इज p/3। तो अल्फा बीटा अगर p/3 है तो बीटा की वैल्यू आपको पता है 5/3 माइनस अल्फा p/3। एलसीएम लोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 5 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू p, नॉट माइनस अल्फा स्क्वायर, माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू p, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? यहां लिख देते हैं अल्फा गामा इज इक्वल टू q/2। सो अल्फा 1 माइनस अल्फा q/2। सो 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, राइट। मुझे अल्फा स्क्वायर से मतलब नहीं है, मुझे अल्फा निकालना है, तो आई हैव टू कैंसिल आउट अल्फा स्क्वायर। हेयर यू कैन सी अल्फा स्क्वायर इज ऑफ 2, मतलब 2 अल्फा स्क्वायर है, यहां पे 3 अल्फा स्क्वायर है, तो इन दोनों को सेम बना लेते हैं। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 का, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट। 4 अल्फा इज इक्वल टू 2p माइनस 3q। सो 2 अल्फा विल बी 2p माइनस 3q डिवाइड बाई 2। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, p माइनस 3q/2। इसको भाई इसमें पुट कीजिए। सो पुट करोगे तो कोई और वेरिएबल तो नहीं आ रहा है, मतलब सॉरी कोई और कांस्टेंट तो नहीं आ रहा है, तो 8/3 होगा पक्का। ये तो पॉसिबल नहीं है, यही 2 बचे हैं। चलिए पुट करेंगे तो 8/3 दिस इज माइनस p प्लस 3q/2, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। सो डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को मैं रेट करूंगा मॉडरेट। अगर किसी को सम ऑफ प्रोडक्ट की नॉलेज है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन हो सकता है, बट डिफिकल्ट नहीं कंसीडर करेंगे, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑन मैक्सिमा मिनिमा। इस तरह के काफी क्वेश्चंस क्लासेस में डिस्कस ऑलरेडी हो चुके होते हैं, उसी पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में कुछ ज्यादा हाई फाई चीज नहीं सोचनी थी, यू हैव टू मिनिमाइज समथिंग। सो मिनिमाइज करना है इसको, एंड इफ यू सी इफ यू हैव टू मिनिमाइज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो ऑब्वियसली मैक्सिमा मिनिमा में कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि जितनी वैल्यूज ज्यादा क्लोज होती हैं या जितनी ज्यादा वैल्यूज फार होती हैं, 2 ही केसेस होते हैं, या तो वैल्यूज को क्लोज रख के देख लीजिए या वैल्यूज को काफी फार रख के देखिए।
अगर मुझे डिफरेंस को मिनिमाइज करना है तो वैल्यू जितनी क्लोज होंगी उतना डिफरेंस मेरा मिनिमाइज होगा, बेसिक कॉमन सेंस है, राइट। सो यहां पे जो डिफरेंस है, पहले यहां पे देखो, ये जो 4 नंबर्स हैं इनका सम है 46। अगर मैं चारों नंबर को क्लोज ले लेता हूं तो ऑब्वियसली जो मेरा डिफरेंस होगा वो सबसे कम होगा, बिकॉज सब्ट्रैक्शन पे वो 0 आएगा। बट मैं यहाँ पे 46/4 जब चेक करता हूं तो वो 1.5 आता है, डेसिमल में आ जाता है। सो आई कैन नॉट टेक ऑल दीज 4 इंटीजर्स एज 11.5 बिकॉज इंटीजर बोला है। बट मुझे मिनिमाइज भी करना है तो मैं कोशिश क्या करूंगा, 11 के आसपास रखूं। तो इसको 11 ले लेते हैं, इसको 11 ले लेते हैं, इसको 12, इसको 12, बन गया आपका 46, राइट। अब पुट कीजिए इसमें। सो 11 - 11 0, 11 - 12 1, -1 का स्क्वायर 1, और 11 - 12 अगेन 1। सो आंसर इज 2। सो काफी आसान सा क्वेश्चन था। मैं इस क्वेश्चन को इजी लेवल में रखने वाला हूं क्योंकि ये डूएबल क्वेश्चन था, ये आपसे होना चाहिए था। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग है और साथ में मिनिमा पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। देखिए इसको क्या करें, log 64 है ना, तो कैन आई राइट इट एज log 8 स्क्वायर, और ये x स्क्वायर हो जाएगा 2x, तो 2 बाहर आ जाएगा, इसका भी 2 बाहर आ जाएगा, ये ऐसा हो गया। क्या किया है मैंने, x स्क्वायर का 2 बाहर लेकर आया तो मल्टीप्लीकेशन में 64 को 8 स्क्वायर लिखा है तो 2 बाहर आ गया, राइट। प्लस ये एज इट इज, ये मेरे दिमाग में 80 क्यों आया, बिकॉज मैंने यहां पे देखा कि ये बेस 8 है, तो अगर मैं इसको 8 स्क्वायर में रखता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। आगे देख लेंगे कोई रिक्वायरमेंट होगी। यहां पे 512 दिखाई देता है तो 512 को क्या लिख सकता हूं, 8 का क्यूब, तो 3 बाहर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये रूट y है और z है, दैट इज इक्वल टू 4। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो हमें मिलता है log a प्लस log b प्लस log c, विच इज log abc x इंटू रूट वाई हो जाता है y इंटू z is equal to 4. And according to the definition of log, I can say x, y, z is equal to 8 raised to the power 4, जिसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके ये भी बोल सकता हूं 2 raised to the power 12, बिकॉज 2 क्यूब की पावर 4, 2 raised to the power 12। मुझे मिनिमाइज करना है x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस किया है कि अगर प्रोडक्ट गिवन है और उनके जो अगर 2, 3, 4 जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका प्रोडक्ट गिवन है, एंड इफ आई हैव टू मिनिमाइज द सम, तो क्या करना होता है, उन वेरिएबल्स को इक्वल रख देना होता है। तो अगर आप वेरिएबल्स को इक्वल रखते हो, मतलब x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो क्या मैं इसको इस तरह से नहीं ब्रेक कर सकता, राइट। तो मेरे को x मिल जाएगा, y मिल जाएगा, z मिल जाएगा। सो 16 प्लस 16 प्लस 16, आंसर इज 48। सो इसमें लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी लगी है और मैक्सिमम मिनिमा की भी बेसिक प्रॉपर्टी लगी है। अगेन आई वुड रेट दिस क्वेश्चन एज इजी टू मॉडरेट लेवल, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन कुछ अलग सा नहीं था। जनरली जो हम देखते हैं कि यार डिफिकल्ट को मैं उसको रेट करता हूं जो क्वेश्चन ऐसा लगे कि यार कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं। दिस इज समथिंग जो हमारे कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, एन आइटम विद अ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी है 1650, is sold at a certain discount, okay, on a fixed market price, fine, to earn a profit of 20%. So SP will be 1650, 20% profit will be 330, I think. Let me check this. Yeah, 330. So SP will be 1980. ठीक है. Now some discount was provided which I do not know. Let's say discount is X. So mark price will be 980 plus X, क्योंकि मार्क प्राइस को डिक्रीज करके आपको एसपी मिलता है और जो डिक्रीज किया जाता है दैट इज नोन एज डिस्काउंट, राइट। इफ डिस्काउंट वाज डबल्ड, सो नाउ डिस्काउंट इज 2x, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 110, तो प्रॉफिट 110 रह गया।
सो दैट मीन्स प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है वो कितना कम हुआ, आप नोटिस कीजिए, पहले 330 का प्रॉफिट होता था, अब 110 से कम हुआ है, सॉरी 110 हो गया है, सो आई कैन से 220 से कम हुआ। अगर 220 से कम हो रहा है तो आप नोटिस कीजिए, पहले डिस्काउंट x था, अब डिस्काउंट है 2x, तो आपने x ज्यादा डिस्काउंट दिया सामने वाले को, तो x आपने ज्यादा डिस्काउंट दिया, उसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो 220 से कम हो रहा है। सो कैन आई से दैट x इज बेसिकली 220, जो डिस्काउंट है वो आपका 220 का हो गया, क्योंकि अगर डिस्काउंट आप नहीं देते 220 का एक्स्ट्रा, तो 220 से प्रॉफिट कम भी नहीं होता। तो x मिल चुका है आपको, x मिला है तो MP भी मिलेगा, ये हो जाता है 2200। ठीक है, नाउ द रेट ऑफ डिस्काउंट इन परसेंटेज, हमें डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, एट विच द प्रॉफिट परसेंटेज वुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ डिस्काउंट। ओके, सो वी हैव टू सॉल्व फॉर अनदर थिंग। इसमें क्या बोला है कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, सो वी डू नॉट नो दैट डिस्काउंट परसेंटेज विच वी हैव टू फाइंड आउट। लेट्स से डिस्काउंट परसेंटेज इज D, ठीक है, at which the profit percentage would be equal to the rate of discount. So profit percentage is also D. अब डिस्काउंट किस पे लगता है, डिस्काउंट लगता है मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस ये है, अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये हो जाएगा। आई होप इसको सभी लोग रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट, और प्रॉफिट किस पे लगता है, सीपी पे, सीपी पे प्रॉफिट लगने के बाद क्या बनता है, एसपी, एंड दिस इज ऑल्सो एसपी, बिकॉज मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट लगता है तो एसपी बनता है, सो दिस इज एसपी, सीपी के बाद भी एसपी बनेगा। सीपी कितना है 1650 इंटू 1 प्लस डी बाई 100। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो देखो ये एलसीएम लेंगे ना इसको, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम लेके मैं एक स्टेप में ध्यान देना, 100 माइनस डी हो जाएगा, 100 माइनस डी और ये 100 प्लस डी, ठीक है, तो 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो आई कैन से 2200 डिवाइड बाय 1650 इज इक्वल टू 100 प्लस डी अपॉन 100 माइनस डी, ठीक है, इसको ठीक से लिख देते हैं 1650, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट कीजिए इसको, दिस इज 44, आई थिंक दिस इज 33, 11 से कैंसिल आउट करोगे 3 and 4, सो 400 माइनस 4d, 300 प्लस 3d, सो 7d इज इक्वल टू 100 और d इज 100 by 7, सो 100 by 7 इज 14.28, आपसे पूछा नियरेस्ट, सो आंसर इज 14, राइट। डिफिकल्टी की बात करूं तो इजी टू मॉडरेट, अगेन बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस इज समथिंग जो सभी को अच्छे से आता है, तो ये क्वेश्चन डुएबल कैटेगरी में आता है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन जीपी, ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। सो इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का मतलब ये है जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा होगा, ठीक है। इफ a1 प्लस a2 प्लस a3 इज 52, तो 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स आपको लेने हैं, तो इन जीपी वी नो कि अगर आपको 3 टर्म्स गिवन हो तो उसको किस तरह से लेते हैं, a बाई आर, a एंड ए आर, रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट टर्म, a इज नॉट द फर्स्ट टर्म, राइट, ठीक है, ओके, एंड r इज द कॉमन रेशियो ऑब्वियसली, तो इन तीनों का सम आपको गिवन है, सो a अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 52, यहां से a कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस आर, एलसीएम भी ले रहा हूं मैं, प्लस आर स्क्वायर, और ये जो नीचे वाला आर है वो राइट साइड पे भेज दीजिए। चलिए फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। नेक्स्ट, अब इन तीनों का सम गिवन है 624 विच इज a1 a2, सो a1 a2 मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज a स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस a2 a3 मतलब a स्क्वायर r प्लस दिस इज a स्क्वायर, अब किसका, a3 और a1 का, तो एक सेकेंड देखना देना, अच्छा ये a स्क्वायर बाई आर था, सॉरी, ये वाला जो है a स्क्वायर बाई आर है, ये वाला है a स्क्वायर r और ये वाला है a स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 624। यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर
इज इक्वल टू 624R। ये नीचे वाला R राइट हैंड साइड गया। नाउ यू कैन सी इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 52R है, तो यहां पे एक A बचेगा और इसको 52R से रिप्लेस कर सकते हैं, इससे कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहां से A मिल जाएगा हमें, आई थिंक 12 इंटू 2 24, 12 या 12। So 12 is your A. That is not your first term, obviously that is your second term, but A मिल चुका है। जैसे ही A मिला है, अगर आप नोटिस करें, मैंने अभी तक ये वाली जो कंडीशन थी वो यूज नहीं की है, जो कॉमन रेशियो था, सॉरी दिस इज कॉमन रेशियो, दिस इज कॉमन रेशियो, ओके। तो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई डिड आई राइट A, बट दिस इज R। जो कॉमन रेशियो वो 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वो वाली कंडीशन अभी तक यूज नहीं की है, चलिए उसको देखते हैं कहाँ यूज करते हैं, यहां पे पुट कर देते हैं। सो 12 इंटू 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 52R, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 13। सो 3 प्लस 3R प्लस 3R स्क्वायर इज इक्वल टू 13R, राइट? Yeah, I think so. Let's simplify this. 3R square minus 10R plus 3. Right? So we got a quadratic equation. Obviously, we will be getting two values of R and one value will get eliminated because of this condition, as I can see from this equation. So 3R square minus 9R minus R plus 3 is equal to 0. 3R, R minus 3 minus 1, R minus 3. तो एग्जाम में जब मैं क्वेश्चन करूंगा इस तरह का, तो मैं डेफिनेटली इसी तरह से अपने आप को मोटिवेट करूंगा या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दूंगा, क्योंकि एक एक स्टेप में मुझे नहीं पता कि अगला स्टेप क्या होने वाला है, बट ये समझ में आता है कि ये स्टेप हम सही कर रहे हैं तो अगला स्टेप भी होपफुली सही जाएगा। जैसे इससे ये था, समझ में आ रहा था कि आर की वैल्यूज आएंगी जो एलिमिनेट होंगी, तो मेरे को ये पता था कि कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो जैसे यहाँ पे बनी तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर खुश हुआ हूँ। शायद कुछ और लोग होते जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोच के ये सोचते अरे यार इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो गाइस दिस इज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, तो एक्सेप्ट इट एज पॉजिटिवली, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है। सो R इज इक्वल टू 1/3 एंड 3। आई कैन नॉट कंसिडर R एज 3 बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन ऑब्वियसली। सो R 1/3 आ चुका है। अब फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म इज 36। फर्स्ट टर्म मिल चुका है, कॉमन रेशियो मिल चुका है। पूछा क्या है? सम ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सम का फॉर्मूला होता है A अपॉन 1 माइनस R। सो 36 अपॉन, देखिए फर्स्ट टर्म वाला A है, ये फर्स्ट टर्म वाला A है, ध्यान रखना, ठीक है? ओके, या इसको ऐसे लिख लेते हैं यार, कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। 1 माइनस 1/3। सो 36 अपॉन 2/3, 18। ओके, 18 इंटू 3 इज 54। तो अगर इस क्वेश्चन को बोलोगे तो मॉडरेट लेवल का कंसीडर किया जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि दो इक्वेशन बनने वाली है। डिफिकल्ट अभी भी मैं इस क्वेश्चन को नहीं बोलूंगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, 3 मिनट्स में आराम से हो सकता था। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स मीन्स फैक्टर्स ऑब्वियसली, which are of the form 3R plus 1, where R is a non-negative. Non-negative means R can be 0, 1, 2 and so on, so forth. So इससे क्या समझ में आ सकता है? 3R plus 1 का मेरे को समझ में आता है कि 3 का मल्टीपल नहीं होगा। We have to find out the factors which are not multiples of 3, right? So obviously we cannot consider this, because if I consider 3 raised to the power 5, I'll be getting factors which are multiple of 3, तो वो तो नहीं ले सकता, right? अब मुझे चाहिए 3 के साथ 1 का रिमाइंडर आए। तो जो जब भी आप किसी को डिवाइड करते हो तो 3 के साथ या तो 1 का रिमाइंडर होता है, या 2 का रिमाइंडर होता है, या 0 रिमाइंडर होता है। 0 वाला ऑब्वियसली नहीं लेना है। अब 3R plus 1 वाले कितने होंगे, या 3R plus 2 वाले कितने होंगे, वो भी देखते हैं। चलिए साथ में समझते हैं। 3R plus 1, तो 2 की पावर 0 को कंसिडर किया जा सकता है। 2 की पावर 0 इज 1, राइट? नेक्स्ट 2 स्क्वायर, 2 की पावर 1 को कंसीडर करेंगे तो 2 आता है, वो इस वाले में आएगा, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा।
ठीक है, नेक्स्ट 5 क्यूब की बात करते हैं इसी तरह से। 5 क्यूब कहाँ कहाँ आएगा? 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 होता है 1, वो इसमें आने वाला है। 5 की पावर 1 यहाँ आने वाला है, राइट, क्योंकि 5 को जब 3 से डिवाइड करोगे 2 का रिमाइंडर मिलेगा। 5 स्क्वायर होता है 25, ऑब्वियसली वो यहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा। 7 स्क्वायर मतलब 7 की पावर 0 यहाँ आएगा, 7 की पावर 1 भी यहाँ पे आने वाला है एंड 7 स्क्वायर भी यहाँ आने वाला है, राइट। नाउ अगर आप देखें क्या क्या पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं, यहाँ पे नोटिस करें तो ये सारे वो केसेस हैं जो 1 रिमाइंडर देंगे जब 3 से डिवाइड करें। ये भी वो केस हैं जब 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देंगे, ये भी वो केस हैं जब 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देंगे। सो दैट मीन्स वी कैन से कि हम ये वाले सारे केस ले सकते हैं। सो 4 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 24। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज केसेस, ठीक है। अगर नोटिस करो ये 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर देंगे। अगर मैं नेगेटिव में बात करूं तो कैन आई से वो -1 का रिमाइंडर देंगे, राइट। +2 में मतलब 3 से डिवाइड करने पे +2 है पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव क्या होगा? -1। इसी तरह से ये भी -1 रिमाइंडर देंगे एंड -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? 1। अब कोई भी केस ले लो, जैसे मान लो 2 और ये 5 है, तो 2 इंटू 5 कितना होता है? 10 होता है। 10 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। सो दैट मीन्स वी कैन कंसीडर दिस, राइट। एंड 7 की अभी तक कोई पॉसिबल वैल्यू यहां पे नहीं ली है, क्या मैं इन तीनों वैल्यूज को यहां नहीं ले सकता? बिकॉज इनके साथ तो 1 का रिमाइंडर चल ही रहा है। सो दैट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 3, 18 केस और हो जाते हैं। सो टोटल आंसर आ जाता है 42। सो अभी तक जो क्वेश्चन देखे सबसे जो बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगा है वो ये वाला क्वेश्चन है। इसको मैं मॉडरेट लेवल में कंसीडर करूंगा, बट ऑब्वियसली इसमें चांसेस आर हाई कि बच्चा गलती कर दे। तो अभी तक जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है वो मुझे ये फील हुआ है। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन तो बड़े आसानी से सिखाए हैं मैंने, ऑप्शंस का यूज कीजिए, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आई डोंट नो कि कैट इस तरह के क्वेश्चन पूछता भी क्यों है अब, क्योंकि हर किसी को पता ही है शॉर्टकट इसका। सो यू कैन सी यहाँ 3 इन्फिनिटी, यहाँ 3 इन्फिनिटी, यहाँ 3 इन्फिनिटी, यहाँ 9 इन्फिनिटी है। तो लेट्स टेक x एज 4, x को 4 लीजिए। 4 का स्क्वायर है 16 माइनस 13 प्लस 4, ऑब्वियसली पॉजिटिव है। सो दैट मीन्स ये वाला आंसर नहीं होगा बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ x एज 4। ये वाला फेल हो जाता है, ठीक है, ये वाला फेल हो गया। नेक्स्ट इसको देखो, इसमें क्या है, मैं x को -4 भी ले लेता हूं। देखो -4 इसमें नहीं आ रहा है, तो x को -4 लेके देखते हैं। -4 कितना हो जाएगा? 16 -4 प्लस 9, -4 प्लस 9 इज +5, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव है। सो दैट मीन्स ये भी एलिमिनेट हो गया बिकॉज यहां पे x इज इक्वल टू -4 इंक्लूड नहीं किया गया है एंड x इज इक्वल टू -4 इज अ वैलिड सॉल्यूशन, तो ये भी फेल हो गया। नाउ इन दोनों की बात करें, इसमें -3 से -इन्फिनिटी है, इसमें -3 से सिर्फ -9 है, तो 10 ले लेते हैं माइनस का, x इज इक्वल टू -10। भाई 10 का स्क्वायर 100 है, इसमें आप देखो छोटी छोटी वैल्यूज हैं, कितनी भी डाल लो 100 हमेशा बड़ा ही रहेगा। देख सकते हो, विजुलाइज ही कर सकते हो, डायरेक्टली पता चल रहा है। सो x इज इक्वल टू -10 इज ऑल्सो वैलिड विच इज नॉट गिवन इन दिस ऑप्शन, सो दैट्स वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो हर बच्चे को कर लेना चाहिए था। इससे आसान क्वेश्चन कैट कभी नहीं पूछेगा और मुझे नहीं समझ में आता कैट इस क्वेश्चन को पूछता ही क्यों है, क्योंकि ऑप्शन से पूछेगा हर बच्चा कर लेता है। नेक्स्ट, sum of digits of the number 625 raised to the power 65, nice, and 128 raised to the power 36। चलिए देखते हैं क्या करें। भाई सबसे पहले दिमाग में तो यही आएगा कि इसको 5 की पावर 4, इसको 65 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 7, इसको 36 लिख सकते हैं। ये हो जाता है 5 की पावर 260, ये हो जाता है 36 इंटू 7 इज 252, आई थिंक 252, ठीक है। ओके, कैन आई टेक समथिंग कॉमन? ओके, अच्छा यहाँ 252 है, यहाँ 260 है, तो ऐसा कर सकते हैं ना,
यहाँ पे बचेगा 5 की पावर 8, ये तो अपना बन गया 10 की पावर 252। यहाँ पे तो डिजिट्स 0 0 रहेंगे, स्टार्टिंग में 1 रहेगा और 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वही आता है। तो मेनली ये 5 की पावर 8 डिसाइड करने वाला है जो भी है, क्योंकि इसके अलावा तो सब 0 0 रहने वाले हैं, राइट। अब वो 5 की पावर 8, मुझे 5 की पावर 6 तक तो याद है 15,625 होता है, ठीक है। इसके आगे की निकाल लेते हैं साथ में। सो 5 की पावर 7 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 625 इंटू 5 इज 3125, सो 125, 3 कैरी, 15 इंटू 5 75 प्लस 3 78 इंटू 5 625, 78 इंटू 5 इज आई थिंक 390। सो दिस इज 5 की पावर 8। ईजी था, ठीक है। 5 की पावर 8 निकालना था। अब इसका क्या करना है, डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 7 6 13 16 25, सो आंसर इज 25। सो 11th क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है। 5 की पावर 8 में मेहनत करनी है बस, जिसने जल्दी कर लिया उसको जल्दी आंसर आ जाएगा, बट आना सभी का चाहिए था। डूएबल कैटेगरी में क्वेश्चन को रखा जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ इंस्टॉलमेंट। काफ़ी लोग इंस्टॉलमेंट से को देखकर सोचते हैं इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है डिफिकल्ट होगा, तो हम भी देख लेते हैं। जनरली मैं इंस्टॉलमेंट प्रेफर नहीं करता, मतलब मैं फॉर्मूला वाइज इंस्टॉलमेंट को सीखता नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि विदाउट फॉर्मूला ही इस क्वेश्चन को किया जाए, यूजिंग बेसिक कॉमन सेंस, राइट। सो अ लोन ऑफ ₹1000 इज फुली रीपेड बाई 2 इंस्टॉलमेंट्स। ओके, सो 1000 रुपीज़ है, उसको 2 इंस्टॉलमेंट में पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। तो 1000 रुपीज़ पे कितना इंटरेस्ट है, वी डू नॉट नो। लेट्स से x% है, सो x% इंटरेस्ट होगा तो कितना होगा, 10x, राइट। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितना होगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ द 1 ईयर इज 1000, सॉरी ये तो गलत कर दिया भाई, ये कौन सी मैथ है, 1000 प्लस 10x, ये होगा, राइट, 1000 प्लस 10x, ठीक है। जल्दबाजी में जो मेरे से गलती हुई शायद काफ़ी लोगों से हो जाती है। तो 1000 प्लस 10x है, राइट। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, 530, तो 530 आपने पे कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी दिस, राइट। नाउ इसको फिर से क्या करोगे, x% का इंक्रीज करोगे, तो x% का इंक्रीज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस x बाई 100। अब ये हो गया सेकेंड ईयर की अमाउंट, सेकेंड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना पे करते हो, 594, तो ये 594 के इक्वल होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में जैसे आपने पे किया आपका जो अमाउंट है वो कंप्लीट हो गया। सो दिस शुड बी इक्वल टू 594। तो इस तरह से मैं इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को करता हूं, जिसमें कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। सो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया वो कुछ इस तरह का आया है, ऑब्वियसली देखने में काफ़ी गंदा सा लगता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो देखता हूँ 1000, ओके सॉरी, 1000 प्लस 5 ये हो जाता है 470 आई थिंक, प्लस 10x इंटू ये हो जाता है 1 प्लस एक्स बाई 100, मतलब 100 प्लस एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 594, ठीक है। चलिए 10 से और कैंसिल आउट कर लीजिए, देखो 10 से मुझे यहाँ कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। सो 47 प्लस एक्स इंटू 100 प्लस एक्स, एक 10 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, इसको राइट साइड ले जाइए, 5940, ठीक है। अब ऑब्वियसली आई विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द ऑप्शंस, सो लेट्स बिगिन विद x इज 9, ओके। सो x को 9 ले लीजिए, x 9 लोगे तो 47 प्लस 9 इज 56, 56 इंटू 109 वो होना चाहिए ये। चलो मल्टीप्लाई करके देखो, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 50, दिस इज 56, 4061, नो नॉट पॉसिबल। तो नोटिस करो जब मैं x को 9 ले रहा हूं तो मेरा आंसर 6104 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो x की वैल्यू ऑब्वियसली कम होनी चाहिए, x की वैल्यू 9 से कम होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 8 ही होगी, 8 शुड बी द माई आंसर। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 47 प्लस 8 इज 55, ठीक है, इंटू 108, सो 55 इंटू 8 इज 440, 440 मतलब 4 कैरी, 55 इंटू 1 इज 55 प्लस 4 59, सही है जी, सेटिस्फाई कर गया। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो आसान सा क्वेश्चन था, मतलब इंस्टॉलमेंट जिसने पढ़ा है वो तो कर ही लेगा, जिसने नहीं पढ़ा, जिसको CI क्लियर है, जिसने CI को कॉन्सेप्चुअली समझा है ना कि रटा है,
वो भी कर सकता था इस क्वेश्चन को, और पूरी कैलकुलेशन करनी भी नहीं थी, यूज द ऑप्शंस, बिकॉज कैट ने ऑप्शन देके क्वेश्चन बड़ा आसान बना दिया। ऑप्शन नहीं देता तो ये थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन था, बट कैट चाहता ही नहीं आपको परेशान करना, पर आप ही लोग परेशान हो रहे होते हो ये सोचकर कि कैट ने थोड़ा डिफिकल्ट बनाता है पेपर। नहीं बनाता यार, यूजर फ्रेंडली पेपर बनाता है, एज यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। सो काफी टाइम बाद अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पे क्वेश्चन पूछा है, चलिए देखते हैं। सो देयर आर टू पर्सन, रीटा एंड स्नेहा। सो रीटा की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, सो दैट मीन्स बेसिकली बोट की स्पीड जो होती है ना, एंड स्नेहा की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब यहां पे देखो पानी की स्पीड गिवन है क्या? पानी की स्पीड तो नहीं है भाई, पानी की स्पीड ले लेते हैं W, क्योंकि लिखा है ना इस वजह से। इन अ रिवर फ्लोइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वाटर की स्पीड सेम है दोनों की। सो यू कैन से अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी यहाँ पे 5 माइनस W, एंड डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 5 प्लस W, यहाँ पे 6 माइनस W, यहाँ पे 6 प्लस W. So we have decoded 50% of the question. Now let's move on to the next part, which says Sneha takes 48 minutes more to row 14 km upstream than to downstream. Obviously we know that upstream का time downstream से ज़्यादा होगा because upstream की speed कम होती है. So 14 km upstream, 6 minus W minus 14 upon 6 plus W is equal to 48 minutes, जिसको आप convert कर दीजिए hours में, तो ये हो जाता है 4/5. नाउ टेकिंग 14 कॉमन, ये 36 माइनस W स्क्वायर हो जाएगा, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, राइट. इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 6 प्लस W माइनस 6 प्लस W इज इक्वल टू 4/5. ये कैंसिल आउट थोड़ा बहुत हो सकता है, ये भी कैंसिल आउट हो गया. यहां से मिलेगा 2W, 2W को मैं 2 से कैंसिल आउट कर देता हूं, ठीक है. तो यहां पे बचने वाला है 7W अपॉन 36 माइनस W स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5. सो 35W इज इक्वल टू 36 माइनस W स्क्वायर. सो वी गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलिए सॉल्व करते हैं. सो W स्क्वायर माइनस प्लस 35W minus 36 is equal to 0. I can see roots are, so W plus 36 minus 1 W plus 36, so W की वैल्यू 1 है या माइनस 36 है, ठीक है. तो माइनस 36 तो हो नहीं सकती, वाटर की स्पीड, तो वाटर की स्पीड है 1, तो W आया. फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद W मिला है, ठीक है जी. अब क्या पूछता है, रीटा, मतलब ये वाली बंदी, इससे कोई बात नहीं हुई है. रीटा स्टार्ट्स फ्रॉम ए सर्टेन लोकेशन इन द रिवर एंड रिटर्न्स डाउन स्ट्रीम टू द सेम लोकेशन. तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों जाती है, टेकिंग अ टोटल ऑफ 100 मिनट्स. तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, तो डिस्टेंस नहीं पता, D ले लेते हैं. तो D अपॉन इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये 4, ये 6, राइट, ये 6 हो जाएगा. सो D अपॉन 4 प्लस D अपॉन 6 इज इक्वल टू 100/60. ये 3, ये 5. यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाता है 12, 5D 5/3. सो D आ जाता है 4. सो डिस्टेंस 4 है. आपसे पूछा है टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस का मतलब है अप स्ट्रीम जाना, डाउन स्ट्रीम आना, ठीक है. सो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4 + 4 8. सो आंसर इज 8. इसको किस कैटेगरी में रेट करूंगा, इसको मैं मॉडरेट लेवल में रेट करूंगा. अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जिसने भी पढ़ा है वो यार इस तरह का क्वेश्चन तो एटलीस्ट करना सीखा होगा उसने. बच्चों वाले क्वेश्चन तो नहीं सीखे होंगे. तो जिसने अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम सीखा है वो इसको आसानी से कर सकता था विद इन 3 मिनट्स. नेक्स्ट फाइनली अ क्वेश्चन ऑन अ रेशियो. चलिए रेशियो पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है. सो 2 पर्सन है, लक्ष्मी एंड मीनाक्षी, ठीक है. ऐसा करते हैं, इसको सर्कल कर देते हैं, ठीक है. इनकम की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर की बात होती है,
और सेविंग पूछ रहा है, जितना मैंने अभी तक क्वेश्चन से सीखा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ओके, सो एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:3 एंड द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ मीनाक्षी, इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ मीनाक्षी 6:7। तो 3 को 7 बना दीजिए। 3 को 7 कैसे बनाओगे? मल्टीप्लाई करो, ये 21 है, ये 14 है। ठीक है, ओके, और ये 6:7 का रेशियो था, तो ये 21 है, तो ये डेफिनेटली 18 होगा। तो इनकम मिल चुकी है मुझे, किसकी? लक्ष्मी की। अब क्या बोलता है? अच्छा, सेविंग का रेशियो भी गिवन है 4:9। ओके भाई, ये तो मेरी आ रही है 18 और 14 4 ही है, ये 9 है, ये 21 है, तो ये तो 30 होगा। अरे बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ देयर इनकम। हो गया सॉल्व, दैट्स इट। इनकम का रेशियो हो गया 3:5। भाई साहब, ये कैट लेवल क्वेश्चन है। ये कैट का लेवल का है ही नहीं क्वेश्चन गाइस, दिस इज बच्चों वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 30 सेकेंड में आराम से हो सकता था, मैक्सिमम 1 मिनट में। सो आई वुड रेट दिस क्वेश्चन वेरी इजी, आसान क्वेश्चन था काफी। नेक्स्ट, a question on time and work. I hope this question should be little bit difficult. Generally time and work cat difficult बनाता है। साथ में देखते हैं। Ankita is twice as efficient as Bipin. Bipin is twice as efficient as Chandan. Okay, let's take Chandan efficiency 1, Bipin 2, Ankita 4. Okay, nice. All three of them start together on a job. Bipin leaves the job after 20 days. तो 20 दिन तीनों ने काम किया। So 20 into 7, 140 यूनिट्स तो किया होगा तीनों ने मिलके, राइट? इफ द जॉब गॉट कंप्लीटेड इन 60 days, इट सिंपली मीन्स कि बिपिन चला गया है। ठीक है, दोनों ने, रिमेनिंग दोनों बंदों ने 40 डेज काम किया होगा। सो 40 डेज काम किया है, कितना किया है? 4 + 1, 5 into 40, 200 यूनिट्स। ठीक है, तो टोटल वर्क आई कैन से 340 है। आपसे पूछा था नंबर ऑफ डेज नीडेड बाय चंदन, चंदन की एफिशिएंसी 1 है, तो टाइम टेकन बाय चंदन विल बी 340 by 1, 340 डेज। अरे भाई साहब, बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा है, ये भी मैं, इसको भी मैं इजी लेवल में कंसीडर करूंगा। 1 मिनट का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एसएससी में भी नहीं पूछता इतना आसान। तो यार कैट का स्टैंडर्ड आई थिंक थोड़ा सा डाउन तो हुआ है इस साल, लग रहा है स्लॉट 2 को देख के। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मिक्सचर ऑफ कॉफी एंड कोकोआ 16% ऑफ विच इज कॉफी। ओके, दिस लुक्स नाइस। ठीक है, इसको देखते हैं ध्यान से। कॉस्ट ₹240। ठीक है, टोटल आपको मिक्सचर की कॉस्ट गिवन है 240, जिसमें कॉफी है 16%। सो रिमेनिंग कोकोआ होगा। तो आई कैन से कॉफी का मुझे प्राइस नहीं पता। सो कॉफी का प्राइस नहीं पता, लेट्स से 0.16 कॉफी प्लस 0.84 कोकोआ। लेट्स से कोकोआ को के ले लेते हैं। ठीक है, एंड द कंबाइंड प्राइस इज 240, राइट? नेक्स्ट, अनदर मिक्सचर ऑफ कॉफी एंड कोकोआ, जिसमें 36% कॉफी है एंड रिमेनिंग 64 इज कोकोआ। नाइस, सो वी गॉट 2 इक्वेशंस। ना अब तो आसान सा हो गया है क्वेश्चन। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 0.04C प्लस 0.21K इज इक्वल टू 60, 0.09C प्लस 0.16K इज इक्वल टू 80। ठीक है, चलो किसी को एलिमिनेट कर लेते हैं। मुझे C जल्दी से एलिमिनेट करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या करते हैं, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 4 से, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। लेट्स फोकस ऑन दिस ओनली। ठीक है, सो दिस इज 0.189K, नहीं सॉरी 1.89K, दिस इज 540, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का, राइट? या 0.64K 320, सो दिस विल बी 1.25K इज इक्वल टू 200, 200 नहीं, 220। ठीक है, K निकालते हैं। तो K हो जाएगा, देखो 5/4, 5/4 क्यों लिखा है? 1.25K था, राइट? इज इक्वल टू 220, तो ये हो जाता है 44। सो K इज इक्वल टू 176। K मतलब कोकोआ की कॉस्ट आ चुकी है 176। तो कोकोआ की अगर कॉस्ट 176 मिल गई है हमें, तो कॉफी की कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। कॉस्ट कैसे मिलेगी? किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। लेट्स पुट दिस इन
फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा सा मेहनत करवाएगा। अरे डेसिमल को उड़ा देते हैं यार। 4c प्लस 21 इंटू 176 इज इक्वल टू 60। 4 को उड़ा दो, ये हो जाता है 44 आई थिंक 15। तो c इज इक्वल टू, क्या किया है मैंने, अरे डेसिमल उड़ाया है तो यार ये 2 जीरो तो आएंगे ना। ठीक है, सो 1500 माइनस ये हो जाता है 44 बन जा 44, 44 टू जा 88 प्लस 4 92, so this will be 576. So we got the price of coffee as well as cocoa, right? अब क्या बोला है, if a new mixture of coffee and cocoa cost rupees 376, ठीक है, then the quantity of coffee in this new mixture, fine. तो देखो अब जो न्यू मिक्सचर मिक्स हुआ है मुझे उसकी कॉस्ट पता है, मुझे कोकोआ की पता है, मुझे कॉफी की पता है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि किस रेशियो में उनको मिक्स किया है विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन। सो 576 कॉफी, 176 कोकोआ एंड 376। अब लगाइए एलिगेशन, दिस इज 200, दिस इज 200, इन दोनों का रेशियो आ जाता है 1:1। ठीक है, 1:1 आया है, मतलब कॉफी और कोकोआ की जो क्वांटिटी है वो सेम रहने वाली है, मतलब 10 kg में आई कैन से 5. सो आंसर इज 5. सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा है अभी तक वो ये क्वेश्चन है जिसमें जनरली लोग मिस्टेक करेंगे, बिकॉज काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी टाइम बाद इस तरह का अच्छा क्वेश्चन पूछा है ऑन मिक्सचर एंड एलिगेशन। नेक्स्ट, आई रिमेंबर इस तरह का क्वेश्चन एक बार कैट ने पूछा था, कैट 2023 स्लॉट 2 में, राइट? उसी का समहाउ रेप्लिका है ये। देखो चलिए देखते हैं कैसे करें। तो यहां पे इसको लिख सकता हूं 9x², इसको लिख सकता हूं 3, भाई 3 स्क्वायर होगा ना वो, तो इसको कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है a की पावर m की पावर n इज a रेज़ टू द पावर mn। तो जो 2 यहां पे बगल में आ रहा था वो मैंने ऊपर रख दिया, राइट? इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं -2ab। सो 2, 4 को लिख दिया, into a को बनाते हैं, a ये है ना, सो 3x² प्लस 2x माइनस 3, राइट? ये आपका a है, बट यहाँ पे -2 था तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 की पावर 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उससे फायदा क्या होगा, उससे क्या होगा, ये एज इट इज बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जब इनका सम करोगे तो x² प्लस 2x माइनस 2 ही नजर आएगा आपको, प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज a², दिस शुड बी 2ab। अब मुझे 2 तो दिख रहा है, a दिख रहा है, b कैसे बने, तो b यहाँ पे है 6, तो मुझे 6 का स्क्वायर चाहिए, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 3x² प्लस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, a आपका ये है x² प्लस 2x माइनस 3 इंटू 6, तो 2ab प्लस b² मतलब 36, एंड 36 जब मैंने ऐड किया तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, राइट? एंड 27 माइनस 36 राइट हैंड साइड जाएगा तो वो 9 हो जाता है, सो दिस विल बी 9। अब इस पे फोकस करें तो ये क्या हो रहा है आपका, a² माइनस 2ab प्लस b², सो आई कैन राइट दिस एज a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर, दैट इज 9। और जब मैं स्क्वायर रूट को हटाता हूं तो ऑब्वियसली इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 3। सो वी आर गेटिंग 2 पॉसिबिलिटीज, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सो 3x² प्लस 2x माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। सो 3x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। सो दैट मीन्स आई कैन से, ये हो जाता है, एक सेकेंड देना गाइस, मैं पेन ओपन कर लेता हूँ अपना। या सो ये है आपका 3², राइट? तो वी कैन कंपेयर दी पावर्स, सो x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, राइट? पूछा क्या है, x की सारी पॉसिबल वैल्यूज का प्रोडक्ट, ठीक है? x की पॉसिबल वैल्यूज मतलब रूट्स की पॉसिबल वैल्यूज और उनका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट तो यहां से मिल जाएगा 5,
माइनस का 5। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल चुका है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन -5। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर। और क्या है, और कौन सा केस बनेगा? अच्छा, ये -3 वाला भी तो रह गया। सो अगर -3 वाला हम केस बनाते हैं, मतलब इसको -3 लेते हैं और -6 अगर राइट हैंड साइड में जाता है तो +3 होगा। तो +3 होगा, मतलब इस वाले को आप 1 के साथ इक्वेट करोगे। चलो लिख देता हूं, बाद में समझ में ना आए। ये जब मैं -3 रखता हूं तो ये 3 हो जाता है, दैट मीन्स 3 की पावर 1। सो x² + 2x - 4 = 0। और यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाता है -4। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं -5 और -4 उनका प्रोडक्ट है, उन दोनों का भी प्रोडक्ट किया तो वी विल गेट आंसर एज 20। भाई ये भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, इन सबका मल्टीप्लाई करके 20 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को ऑब्वियसली आई वुड रेट मॉडरेट टू डिफिकल्ट, बट इफ समवन हैज सॉल्व्ड कैट 2023 पेपर तो उसी का रेप्लिका था, वो उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता था। किसी ने नहीं सॉल्व किया तो उसके लिए ऑब्वियसली डिफिकल्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन रेगुलर हेक्सागन। चलिए समझते हैं। रेगुलर हेक्सागन इज somehow वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योमेट्री। इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। A, B, C, D, E, F. P and Q are the midpoints, okay? P and Q. Then the ratio of trapezium, अच्छा ये ट्रिपेजियम है, कौन सा है? PBCQ, ओके नाइस। इसका रेशियो बताना है टोटल से, ओके। सो गाइज इस तरह का क्वेश्चन मैं ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करता हूँ और अपनी क्लासेस में कराता हूँ, ठीक है? देखिए कैसे। मैं ना हमेशा इसको ना एडवांस में ही बता देता हूँ बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है कि कैट कभी ना कभी पूछेगा। इस साल इसने क्वेश्चन को पूछ लिया है। तो मैं क्या सिखाता हूँ कि हेक्सागन आपने सीख लिया, ABCDEF, इनके जो मिड पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर दो। जैसे दिखाते हैं आपको, ये वाला पूरा हो गया ज्वाइन, ठीक है? ये पूरा ज्वाइन हो गया। थोड़ा सा डायग्राम ऐसे हो सकता है, नॉट ड्रॉन टू स्केल, ठीक है? थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग, बट समझ में आ जाएगा आपको। इसकी गारंटी ले लेता हूँ। ये वाला ज्वाइन कर दिया मैंने यहाँ से, ये वाला यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है? ये वाला भी ज्वाइन हो जाएगा। ओके, आई थिंक सब कुछ ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा ये रह चुका है, रह गया अभी, सॉरी, ये ऐसे रह गया और ये ऐसे रह गया। हाँ या सो बेसिकली क्या किया, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है। और ज्वाइन करने के बाद ये इफ यू रिलेट, इसको हम 5th 6th क्लास में ऐसे करते थे कि सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक रंगोली टाइप बना लिया करते थे। वही कॉन्सेप्ट से पे क्वेश्चन कैट ने पूछा और मैं अपनी क्लासेस में कराता भी हूँ उसको। तो अगर हेक्सागन को देखो तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 24 पार्ट्स में। और उस 24 पार्ट्स में से जो हमारे फेवरेबल पार्ट्स हैं, फेवरेबल कौन कौन से हैं आपको निकालना है, PBCQ। सो 1 2 3 4 5 ये आपके फेवरेबल पार्ट हैं। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज 5/24। सो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, मतलब कैट ने पूछा है। मैं इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट में रेट करूंगा। जिसको ये नहीं पता ऑब्वियसली वो थोड़ा सा इसको कंफ्यूज होगा और शायद गलत आंसर भी मार्क कर सकता है, बट जिसको ये पता है बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता है। इसको करने के और भी मल्टीपल वेज हैं, बट दिस पर्सनली आई थिंक काफ़ी आसान है, तो ये आसानी से किया जा सकता था। नेक्स्ट आते हैं, ABC आर 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। सो ABC आर 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। आपसे क्या बोला है? 3AC इज इक्वल टू 8A + B, और हमें स्मॉल पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। सो इससे ये समझ में आता है गाइस कि AC अपॉन A + B इज इक्वल टू 8/3। सो डेफिनेटली AC 8 होगा, कम से कम AC 8 होगा, एंड A + B 3 हो जाएगा। नाउ हमें मिनिमाइज करना है 3A + 2B + C। तो जो A की वैल्यू है वो कम होनी चाहिए, C की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज 1 का 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? सो मैं यहां पे दो नंबर का प्रोडक्ट 8 है, तो कैसे ब्रेक कर सकता हूं? 1 × 8 या 2 × 4, ब्रेक कर दिया। नाउ अगर A 1 है तो B क्या होगा? 2, और A 2 है तो B क्या होगा? 1। So we got the values of A, B, C. Let's put this in this information. So A 1 है तो 3 × 1, 2 × 2 + 8. So यहाँ पे कितना आ रहा है? 15 आता है।
चलिए इसको देख लेते हैं। 3 इंटू टू प्लस 2 इंटू 1, बी की वैल्यू 1 है, प्लस सी की वैल्यू 4 है, तो ये 6 है, ये 4 10 12 इज द राइट आंसर। सेकंड केस पे आ गया आंसर। तो इसको रेट करूंगा मैं मॉडरेट लेवल का। मॉडरेट लेवल इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग इसको डिकोड नहीं कर पाते हैं। मैंने ये पर्सनली क्लासेस में भी देखा है, वो नंबर्स के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। बट अगर नंबर्स के साथ कंफर्टेबल हो तो यार ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, आसानी से किया जा सकता है। ओके, एक और क्वेश्चन है इसी के ऊपर। इफ m एंड n आर इंटीजर, पहले मैं आपसे नेचुरल नंबर बोला था तो कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी कम थी, यहाँ इंटीजर बोला है। मैक्सिमम निकालना है इसका 2m माइनस 3n, तो दैट मीन्स दिस शुड बी द मैक्सिमम एंड दिस शुड बी द मिनिमम, राइट। तो मुझे 27 कैसे मिल सकता है यार? 27 मिल सकता है 1 इंटू 27 से, या 9 इंटू 3 से, और नेगेटिव में भी जा सकते हैं, -1 इंटू -27 एंड -9 इंटू -3, ठीक है। m को मैक्सिमाइज करना है, सो ऑब्वियसली 2m प्लस n बड़ा होना चाहिए। तो 2m प्लस n को अगर मैं 27 लेता हूं एंड m प्लस 2n को 1 लेता हूं, इसको डबल कर देते हैं क्योंकि मुझे m और n की वैल्यू निकालनी है, इसको डबल कीजिए। सो 2m प्लस 4n इज इक्वल टू 2, 2m प्लस n इज इक्वल टू 27, तो माइनस 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 यहाँ से 3n प्लस का सॉरी -25, तो यहाँ से तो इंटीजर ही नहीं आ रहा, n इंटीजर होना चाहिए, तो 27 1 वाला केस तो फेल हो गया। अब 9 और 3 को देख लेते हैं। 2m प्लस n इज इक्वल टू 9, m प्लस 2n इज इक्वल टू 3, पर ये बड़ा होना चाहिए बिकॉज 2m जो है वो वैल्यू बड़ी होगी ऑब्वियसली, राइट। इसको डबल करो, 2m प्लस 4n इज इक्वल टू 6, 2m प्लस n इज इक्वल टू 9, 3n इज इक्वल टू -3, n इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू -1। सो n इज इक्वल टू -1 है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज सेकेंड। पुट करते हैं इसमें, सो 2m इज इक्वल टू आ जाता है यहाँ से 10, तो m इज इक्वल टू यहाँ से आ जाता है 5, या m5 आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है अभी तक? -1 है ना, 13। एक आंसर ये आया, ठीक है। अभी मैंने दोनों पॉजिटिव लिए हैं, एक बार नेगेटिव लेके भी चेक करेंगे कि कोई आंसर चेंज तो नहीं हो रहा है। अगला केस ले रहा हूँ, 2m प्लस n इज इक्वल टू, अब देखो 9 और 3 में जब आप ब्रेक करोगे, -9 और -3 में जब आप ब्रेक करोगे, तो ये ध्यान रखना है कि -9 छोटा होता है, -3 बड़ा होता है। सो 2m प्लस n शुड बी -3 एंड m प्लस 2n इज इक्वल टू -9, ठीक है। इसको डबल कर देते हैं, सो 2m प्लस 4n इज इक्वल टू -18, 2m प्लस n इज इक्वल टू -3, 3n इज इक्वल टू -15, राइट, माइनस माइनस, हाँ ठीक है। सो n इज इक्वल टू -5, n -5 आ गया, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज हमें n को छोटा रखना है। इसको यहाँ पुट कीजिए, m की वैल्यू निकालते हैं। सो 2m इज इक्वल टू माइनस का 10, ओ नहीं माइनस का, नहीं +2 है, +2 है। m इज इक्वल टू 1, m 1 आ गया। अब इसमें पुट करते हैं, सो 2 इंटू 1 -3 इंटू -5, सो 2 प्लस 15 17, सो 17 इज द राइट आंसर, 17 इज द राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं रेट करूंगा डिफिकल्ट कैटेगरी में बिकॉज चांसेस आर हाई कि आप इस क्वेश्चन को गलत ही करें। तो थर्ड सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे स्लॉट में लगा है वो ये है, एक फैक्टर वाला था, एक पता नहीं कौन सा बोला था, एक ये है। ओके, ज्योमेट्री पे ठीक है, चलिए डायग्राम बनाते हैं पहले। ज्योमेट्री थोड़ा डायग्रामेटिकली ही समझ पाते हैं, तो उसको बना के देख लेते हैं। ये है P, सेंटर O, ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, Q है, ये R है, ठीक है। थोड़ा सा मैं केयरफुली सॉल्व करता हूँ ज्योमेट्री के बिकॉज शायद मेरे से पर्सनली ऐसा होता है, थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं पॉइंट्स को पुट करने में।
सो मैं काफ़ी ज़्यादा केयरफुली सॉल्व करता हूँ ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स। ए बी, अच्छा ए बी भी एक टेंजेंट है, सो ए बी एक टेंजेंट है, इस तरह से बनाना है। सो ये ए है, ये बी है, ठीक है। एंगल ए ओ बी 50 है, अच्छा जी ये 50 है। क्या निकालना है हमें? ए पी बी निकालना है, ठीक है ठीक है। ओके बस इतना ही था। चलिए, तो टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ी हैं, उस प्रॉपर्टीज़ मुझे ये याद आ रहा है कि अगर ये 50 होता है, हाँ याद आया कि भाई अगर ये 50 होता है, आई रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी कि इफ़ दिस इज़ 50, आई टेल यू इन डिटेल कि यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको। ये है आपका रेडियस और ये टेंजेंट है कोई, जिसने कोई एंगल बनाया आपके यहाँ पे। अगर ये 50 है, ये मतलब या ये बोल सकते हो अगर ये थीटा है तो ये पूरा 2 थीटा होता है, तो दिस इज 100, दिस इज 100, ठीक है। अच्छा अगर ये 100 है तो ये भी प्रॉपर्टी है इसकी भी, आई रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो कि अगर भाई ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होता है। उसका रीज़न बिकॉज ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा है तो ऑब्वियसली 180 माइनस थीटा होगा। तो ये अगर 100 है तो ये 80 होगा। अरे ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, 80 डिग्री आंसर है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा क्यों होता है? क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इस वजह से। इसका भी मैं प्रूफ दे देता हूँ आपको, जिनको जानना है वो देख लीजिए। ये ऐसा क्यों होता है? देखो मानो ये आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, दिस इज द रेडियस विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। नाउ नोटिस कीजिए, ये एक्सटर्नल लाइन है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। जो लाइन जो ड्रॉ होती है एक्सटर्नल पॉइंट से वो टेंजेंट होती है, आपको पता है, राइट? और ये भी टेंजेंट है, तो ये दोनों इक्वल होंगी। लेट्स फोकस ऑन दिस ट्राइंगल ओनली, ठीक है, ओके। एंड दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, और ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये कॉमन साइड हो गए आपके। तो अगर नोटिस करेंगे तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपका कॉन्कुरेंट हो जाता है। तो कॉन्कुरेंट होने की वजह से ये एक्स है तो ये एक्स होगा। इसी तरह से यहां पे फोकस करोगे तो ये वाई है तो ये वाई होगा। तो अगर ये x प्लस वाई है तो ये 2x प्लस 2y है। तो दैट्स वाई ये 50 है तो ये 100 होता है, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था यार, ये प्रॉपर्टी क्लिक करने की बात है। सो इफ समवन नोज दैट प्रॉपर्टी, दैट पर्सन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 1 मिनट। प्रॉपर्टी नहीं पता तो लगेगा भाई टाइम। फिर तो अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक पे। The average number of copies of a book sold per day by a shopkeeper is 60 in the initial 7 days. So 60 into 7 हो जाता है 420 total copies, right? And 63 in the initial 8 days. So 63 into 8, ये कितना हो गया? 504. तो I can say जो 8th डे कॉपी बेची है वो है 84, ठीक है। On the 9th day, she sells 11 copies less than the 8th day. मतलब 84 minus 11, 73. And the average number of copies sold per day from 2nd day to 9th day becomes 66. तो total 8 days की बात कर रहा है यहाँ पे ना। तो 66 into 8, 8 6 48, 4 8 6 48, 528, ठीक है। सो सेकेंड से लेकर 9 तक का सम है 528। मुझे क्या निकालना है? द नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। तो आई कैन डू वन थिंग कि फर्स्ट से लेकर 9 तक का सम निकाल देता हूं ना। देखो फर्स्ट से लेकर 8 तक का सम है 504, उसमें 9th और ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 577। उसमें से इसको माइनस कर दो, दैट्स इट। भाई ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। 49, इसका आंसर हो गया 49। सो ओवरऑल जो मैंने इस क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करके एनालाइज किया है वो यही है कि ये स्लॉट काफ़ी ज़्यादा डूएबल था। मैं इसको डेफिनेटली 2024 के उस पर ही रेट करूँगा। मतलब उससे ना तो डिफ़िकल्ट है, उससे शायद 1% आसानी होगा, बट उससे डेफिनेटली डिफ़िकल्ट तो नहीं है। 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बट एक्सेप्ट दोज 3-4 क्वेश्चन, जो 18 क्वेश्चन थे वो आसानी से डूएबल थे।
मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आराम से एक एवरेज बच्चा भी 8 to 10 क्वेश्चंस को कर सकता था अगर उसने अच्छे से मेहनत की थी। और अगर वो नहीं कर पाया है, सो गाइस गो बैक टू योर स्टडी टेबल, चेक योर बेसिक्स, स्टार्ट अगेन प्रैक्टिसिंग। ठीक है, जो चीज़ें मिस की हैं उनको देखिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है यार। बेसिकली क्या होता है कि हम समटाइम्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट नहीं कर पाते, वी आर सॉल्विंग वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और उसकी वजह से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वी मिस आउट विद दोज कॉन्सेप्ट्स। तो पहले बेसिक्स को अच्छे से रिवाइज करिए, फिर क्वेश्चंस के साथ उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कैट नेवर आस्क सो डिफिकल्ट क्वेश्चन। कैट जो जानना चाहता है, जितनी मेरा एक्सपीरियंस है बोलता है कि कैट हमेशा आपसे कॉन्सेप्ट चेक करता है कि कितने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे मैक्सिमम मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में डिस्कस किया है कि अगर आपको 4 नंबर गिवन है और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है तो नंबर को इक्वल कर दीजिए, या प्रोडक्ट गिवन है सम को मिनिमाइज करना है तब भी नंबर्स को इक्वल कर दीजिए। उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, सीपी एसपी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया, एवरेज पे कितना आसान सा क्वेश्चन था। अरे पुराने पेपर्स देखोगे ना आप 2022 या 23 का उठा के, तो एवरेज पे मैक्सिमम मिनिमा भी डाल दिया था, इसमें ऐसा नहीं है। सो अर्थमेटिक के क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, तो बहुत ही ईजी स्लॉट था, आसानी से क्वेश्चंस किए जाते थे। ये मेरा फाइनल इसका कंक्लूजन रहने वाला है।